हेलो। स्वागत है आप सबका एग्जाम एज पर। तो आज हम कवर करने वाले हैं 1 जन के करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट में एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों के ही नोटिफिकेशन आए हैं। तो कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है, लेवल पेपर का बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे में करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम क्लियर करने और ना क्लियर करने में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करें, बजाय मंथली कंपाइलेशंस पे रिलाय करने के। क्योंकि डेली 15-20 न्यूज़ आती है, उसको कवर करना आसान है रादर देन कि इकट्ठा आप 250-300 पेज का कोई कंपाइलेशन उठा लें। वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए मेरा सुझाव यही है कि डेली करंट अफेयर्स करते जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रीसेंट सर्वे हुआ था, उसका रिजल्ट आया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे था 23-24 का, उसके रिजल्ट अनाउंस किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, रूरल में 9% से और अर्बन में 8% से बढ़ गया है फॉर द ईयर 23-24। अब जो सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो एमपीसीई है, वो रूरल में तो है 4122 रुपीज और अर्बन में है 6996। तो ये जो अमाउंट है 4122 और 6996, ये याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। तो ये याद रख लेना। ये जो सर्वे है उसने एक और चीज़ दिखाई थी कि जो एमपीसीई है, जो हमारा मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो डिक्रीज हो रहा है। जो 2011-12 में 84% था, वो 71% हो गया था 22-23 में। और फर्दर 23-24 का जो रिपोर्ट है उसमें वो 70% पे आ गया। तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। अगर देखें पिछले 12-13 साल में ये ऑलमोस्ट 14% से डिक्रीज हो गया। अब हाईएस्ट जो एमपीसी है अर्बन एरियाज में, उसके जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उनका नाम है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अब एग्जाम का कंपटीशन बढ़ चुका है। सिर्फ टॉप स्टेट जो है वो याद रखने से कुछ नहीं होने वाला। टॉप 5 स्टेट्स याद रखने पड़ते हैं। लास्ट ईयर ही आरबीआई ग्रेड बी का जो पेपर हुआ था, उसका जीए का जो पेपर था, उसमें फर्स्ट सेकंड तो पेपर क्वेश्चन में ही आपको बताए हुए थे। और आपसे पूछा गया था कि लास्ट के जो 3 है, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उनके नाम बताने थे करेक्ट सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है जी। तो आगे देखते हैं। और ऐसे ही रूरल में जो रैंकिंग है उसमें आए हैं केरला, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना। इंडियन स्टेट्स में जो सबसे ज्यादा एमपीसी है वो सिक्किम का है, जो कि है 9377 रूरल में और 13927 अर्बन एरिया में। वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे कम एमपीसी है, सिर्फ 2739 रूरल एरिया में और 4927 अर्बन एरिया में।
वैसे ही यूनियन टेरिटरीज की बात करें, जो चंडीगढ़ है वो टॉप पे है। वहाँ पे रूरल में ही जो एमपीसी है वो है 8,857, और अर्बन में जो है वो है 13,425 अगर। दादर एंड नागर हवेली और जम्मू एंड कश्मीर recorded the lowest MPCE in rural areas and urban areas। तो यूनियन टेरिटरीज में जो सबसे कम एमपीसी है वो दादर नगर हवेली और जम्मू एंड कश्मीर में रहा है। और जो स्टेट्स में डिफरेंस होता है, रूरल अर्बन के जो एमपीसी है उसका जो गैप होता है, उसका देखा जाए तो टॉप पे मेघालय है, जहाँ पे ये गैप 104% है। याद रखिएगा, इंडिया का जो इंडिया नेशनल लेवल पे जो डिफरेंस है वो 70% था, पर स्टेट में मेघालय जो है वहां पे डिफरेंस 104% है, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाता है झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये सर्वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें काफ़ी कुछ डेटा दिया हुआ है, एग्जाम बस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नितिन गडकरी जी, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट बायो बाइटुमन नेशनल हाईवे लॉन्च किया, जो सस्टेनेबल रोड होता है, जिसको बायो के यूज से बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। और ये कहाँ है? ये नागपुर मानसर बाईपास NH 44, इस हाईवे पे इसका उद्घाटन हुआ है और इसको बनाया है प्राज इंडस्ट्री ने। हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया श्रीलंका के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंड करने वाला है, और कितने का फंड देगा? 2,371 मिलियन रुपीज। ये याद रखना, यहाँ पे रुपीज है ना कि डॉलर। तो इंडिया इतने की फंडिंग देने वाला है श्रीलंका को हेल्प करने के लिए। ये टोटल 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होंगे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइफर्केशन भी दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर में 620 मिलियन, हेल्थ में 780 मिलियन और एजुकेशन में 315 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, जो बाइडेन, उन्होंने हाल ही में एक बिल साइन किया है जिसमें जो बॉल्ड ईगल है उसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। जो बॉल्ड ईगल है उसको यूएसए का नेशनल बर्ड अनाउंस किया गया। जो बाइडेन, जो भी करंट में वहाँ के यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, जो जल्द ही अपना पद खाली करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी की जगह लेने वाले हैं। तो जो बाइडेन जी ने अभी बॉल्ड ईगल को नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए डिक्लेयर किया। सेबी ने हाल ही में इनलाइटन एंजल फंड, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंडिंग देने का काम करता है, उनको सपोर्ट करता है फंडिंग के द्वारा। उसको एआईएफ का एआईएफ के तौर पे ऑपरेट करने की परमिशन दी है। एआईएफ होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो एचएनआईज होते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं कंट्री के, उनके लिए होता है। उनको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए ऑल्टरनेट एसेट क्लास जो होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, उसमें मदद करता है। अब एआईएफ में इन्वेस्ट करने के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वही 1 करोड़ रुपए होती है इन्वेस्टर के लिए। और यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी होता है, जो कि होता है 3 साल का। तो
ये HNI के लिए होता है, तो एनलाइटन एंजल फंड, उसको AIF के रूप में ऑपरेट करने की परमिशन मिली है। ये आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ नवंबर 2024। उसमें कहा गया है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 6.5% रहने वाली है फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25, कंपेयर टू जो प्रीवियस प्रोजेक्शन था कि 6.5 से 7% के बीच में रहेगी, उसको घटा के अब 6.5 कर दिया गया ड्यू टू डिफरेंट चैलेंजेस जो आ रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, या इराक ईरान वाला जो चल रहा है, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, उसके कारण इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो 6.5% रहने वाला है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं S. जयशंकर जी, उनको हाल ही में एक ऑनर मिला है जो है श्री चंद्रशेखरन चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो हाल ही में ये अवार्ड हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं S. जयशंकर, उनको दिया गया है फॉर पब्लिक लीडरशिप, और ये दिया गया है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। तो इनको पब्लिक लीडरशिप के लिए साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ने इस अवार्ड से नवाजा है। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होती है उसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए। उनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। ये फॉर्मर रिटायर्ड जस्टिस है। उनको 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपॉइंट किया गया, और ये अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए है, और इनका टेन्योर दिसंबर 2027 तक रहने वाला है। ये जो जस्टिस है रामा सुब्रमण्यम, वो सक्सीड करेंगे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को, जिनका टेन्योर हाल ही में खत्म हुआ है। इसी के साथ जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट प्रियंक कानूनगो और रिटायर्ड जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, उनको भी ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बनाया है। तो हमें यहाँ पे 3 नाम याद रखने हैं जो चेयरपर्सन बने हैं। 9th रामा सुब्रमण्यम, और 9th चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उन्होंने सक्सीड किया जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को। तो ये याद रखना है। और जो मेंबर बने हैं प्रियंक कानूनगो और जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, तो ये नाम याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चाइना ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट शिप सिचुआन वो लॉन्च किया। ये लॉन्च किया गया है शंघाई चाइना में। ये चाइना ने अपनी जो नेवल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा असॉल्ट शिप जो है वो लॉन्च किया है। यहाँ आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट शिप है सिचुआन। 2025 में कबड्डी का वर्ल्ड कप होने वाला है वुमेन्स कैटेगरी में। उसको होस्ट कौन करेगा? उसको होस्ट करेगा बिहार।
और बिहार में राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहां पे होने वाला है ये कंपटीशन। ये दूसरी बार है जब बिहार जो कबड्डी का वर्ल्ड कप है उसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले बिहार ने 2012 में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में इस इवेंट को होस्ट किया था। तो ये दूसरी बार है जब बिहार में ये कबड्डी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला है, और ये वर्ल्ड कप वुमेन्स कैटेगरी का है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो सुजुकी मोटर कंपनी है, आपने देखा होगा मारुति सुजुकी में से सुजुकी जो जापानीज पार्टनर है, उसके जो प्रेसिडेंट और सीईओ थे ओसामू सुजुकी, उनका निधन हो गया। वो 94 ईयर्स के थे और हाल ही में उनका निधन हो गया है, ओसामू सुजुकी। दिसंबर 29 2024 को यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट और नोबेल प्राइज विनर जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर, जिन्हें जिमी कार्टर के नाम से भी जाना जाता था, उनका निधन हो गया। वो यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और 39th प्रेसिडेंट थे यूएसए के। उन्होंने 1977 से 81 के बीच में सर्व किया था एज अ प्रेसिडेंट। वो जिमी कार्टर, जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर, इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो इंडिया के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बैनर्जी, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के लिए, उन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च किया जिसका नाम है चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। इसको अभी हाल ही में जो कर्टन रेजर इवेंट होता है कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल का, उसके दौरान लॉन्च किया गया। तो अब राइटर याद रख लीजिएगा, अभिजीत बैनर्जी। बुक का नाम है चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। एआईसीटीई ने हाल ही में कोलैबोरेट किया है नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, टू लॉन्च इंडिया का पहला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। जैसे कि आपने देखा होगा अभी एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब का इन पे भारी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इनको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी के चलते एआईसीटीई ने नेशनल क्वांटम मिशन के साथ मिलकर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किया क्वांटम टेक्नोलॉजीज में। गुजरात की जो सीएम है श्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने जो लैंग्वेज बैरियर है उसको खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, स्वर। स्वर का फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटर्न एनालिसिस रिसोर्स। ये लॉन्च किया गया था गुड गवर्नेंस डे के दिन। गुड गवर्नेंस डे आता है 25 दिसंबर को, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म दिवस है। तो उस मौके पर जो गुजरात के सीएम थे भूपेंद्र पटेल, उन्होंने ये स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ये स्वर प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है भाषिणी टीम, जो मिति मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषिणी टीम है, उसने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। हाल ही में एक रैंकिंग हुई थी जो थी ग्रेट प्लेस टू वर्क, तो उसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको सर्टिफिकेशन मिला है फॉर द
द कैटेगरी ऑफ ग्रेट प्लेस टू वर्क। और ये सर्टिफिकेशन जनवरी 25 से लेकर जनवरी 26 तक के बीच का दिया गया। और ये सर्टिफिकेशन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने दिया है। ये लगातार दूसरी बार है जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये सम्मान मिला है। इससे पहले इनको ये सम्मान मिला था दिसंबर 23 से दिसंबर 24 के बीच में, और उसके बाद अब वापस इनको ही दिया गया है ये सम्मान। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कुछ नॉमिनेशंस हुए थे इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है अवार्ड आने वाले हैं 2024 के। ये अवार्ड मार्च में दिए जाएंगे, सॉरी जनवरी में दिए जाएंगे। तो उसके लिए नॉमिनेशंस आए हैं। तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं अर्शदीप सिंह, उनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया। ऐसे ही जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है उसके लिए जसप्रीत बुमराह, जो हमारे बॉलर हैं, बहुत बढ़िया उम्दा बॉलर है, उनको नॉमिनेट किया गया। जो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन्स कैटेगरी है उसमें श्रेयांक पाटिल जी को नॉमिनेट किया गया। वहीं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन्स कैटेगरी में श्रीमती मंदाना मंदाना को नॉमिनेट किया गया। टोटल आईसीसी के जो अवार्ड होता है उसमें 12 इंडिविजुअल कैटेगरीज होती है। उसमें से ये जो 4 है उन कैटेगरीज में जो इंडियन प्लेयर्स है उनको नॉमिनेट किया गया। तो अर्शदीप सिंह जी को नॉमिनेट किया गया T20 क्रिकेटर के लिए। जसप्रीत बुमराह उनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। और वुमेन्स कैटेगरी में इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का के लिए श्रेयांक पाटिल को और स्मृति मंदाना को वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया। तो ये नाम याद रख लीजिएगा। तो इसी के साथ जो हमने आज कवर किए हैं 1 जनवरी के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।